लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन बताई थी कि अगर हम किसी भी मटेरियल को जो कि सॉलिड है उसे हीट प्रोवाइड करें तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट है जो मैं किसी भी सॉलिड को प्रोवाइड कर रहा हूँ जिस सॉलिड का मास स्मॉल m है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि जितना ज़्यादा मास होगा, जितना ज़्यादा हैवियर सॉलिड होगा, जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वांटिटी सॉलिड की होगी उतनी ज़्यादा मुझे हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कि एक आइस ब्लॉक है मेरे पास, एक छोटा और एक आइस ब्लॉक है बड़ा। तो जो बड़ा आइस ब्लॉक है जिसका मास ज़्यादा है उसे ज़्यादा अमाउंट में डेल्टा क्यू हीट रिक्वायर्ड होगी, और अगर छोटा आइस ब्लॉक है जिसका मास कम है तो उसे कम अमाउंट ऑफ डेल्टा क्यू रिक्वायर्ड होगी। दैट इज डेल्टा क्यू एंड एम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फॉर बिगर masses I need to provide large amount of delta Q, and for smaller masses I need to provide a little quantity of heat, smaller quantity of heat as compared to the bigger block. प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जब हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा HF. दिस HF इज बेसिकली अ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. इसे मैंने कांस्टेंट का नाम दिया है, इसकी वैल्यू हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होगी और हमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के दौरान प्रोवाइड होगी. दिस HF इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. एक और पॉसिबिलिटी है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कि अगर मैं लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना चाहूँ, यानी कि मेरे पास एक बर्तन है उसमें पानी है लिक्विड फॉर्म में और मैं उसे गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ बाय प्रोवाइडिंग सम अमाउंट ऑफ हीट, सो दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. सेम इसी तरीके से मेरे पास जो बर्तन में पानी है उसका मास स्मॉल m है और डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट है जो मैं उसे प्रोवाइड कर रहा हूँ लिक्विड को गैस में, वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए. एक्सपेरिमेंटली जितना ज़्यादा पानी होगा, जितने बड़े बर्तन में जितना ज़्यादा पानी होगा उतनी ज़्यादा हीट चाहिए होगी, जितना कम पानी होगा उतनी कम हीट चाहिए होगी. दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटेगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा और इस केस में उस कांस्टेंट को मैं HV से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ विच इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. HV कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होगी. पानी है तो कुछ और होगी, अगर लिक्विड में मटेरियल कुछ और है, कोई केमिकल है तो उसके लिए डिफरेंट होगी, पेट्रोल के लिए डिफरेंट होगी. फॉर डिफरेंट लिक्विड्स HV हैव डिफरेंट वैल्यूज. HV is the latent heat of vaporization and HF is the latent heat of fusion. They both have constants, they both are the constants and they both have different values. इनकी वैल्यू न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में हमें प्रोवाइड होगी. एक और लॉ है मेरे पास, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज. हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी. अगर मेरे पास एक हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है, हॉट बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कम होगा. When they are brought in contact, किसी तरीके से मैं उन्हें कांटेक्ट में लाता हूँ, तो जो हॉट बॉडी है वो जितना हीट लूज करेगी, कोल्ड बॉडी उतना हीट गेन करेगी. इसको मैं इस तरीके से भी कह सकता हूँ कि जितना हॉट बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा आफ्टर ब्रिंगिंग इन कॉन्टैक्ट विथ कोल्ड बॉडी, जितना टेम्परेचर हॉट बॉडी का डिक्रीज होगा उतना ही टेम्परेचर कोल्ड बॉडी का इंक्रीज होगा. जब हॉट बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उसे कह देंगे हीट लॉस्ट, और जितना टेम्परेचर कोल्ड बॉडी का गेन होगा उसे कह देंगे हीट गेन. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, रीड फ्रॉम बुक. मेरे पास एक आयरन पीस है, उसका मास मुझे पता है और उसको मैंने फर्नेस में हीट किया है. फर्नेस समझ लें कि कोई एक तंदूर है जिसमें मैंने एक आयरन ब्लॉक जिसका मास 2 किलोग्राम है उसे हीट किया है. इनिशियली उसका टेम्परेचर कितना था, 650 डिग्री सेंटीग्रेड. जब उस तंदूर में आयरन ब्लॉक को हीट किया तो उसका टेम्परेचर कितना हो गया, 650 डिग्री सेंटीग्रेड. इस आयरन ब्लॉक को हीट करने के बाद मैंने एक बर्फ के ऊपर रख दिया. बर्फ जाहिर सी बात है सॉलिड फॉर्म में, जब बर्फ पे रख दिया तो बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी. मुझे ये पता करना है कि अमाउंट ऑफ हीट कितना, कि इस हीट एक्सचेंज के दौरान जो आइस बर्फ पिघल रही है उसका मास कितना मेल्ट हो गया है. हाउ मच हीट इज मेल्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. इनिशियली आयरन पीस का टेम्परेचर 650 डिग्री सेंटीग्रेड है. जब मैं उसे बर्फ के ऊपर रख दूंगा तो बर्फ का टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड. और वही टेम्परेचर मेरे पास आयरन पीस का भी हो गया, क्योंकि जैसे जैसे आयरन हीट लूज करेगा उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा एंड फाइनली इट बिकम्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड. और
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू आयरन के लिए मुझे गिवन है, इट इज अ कांस्टेंट, न्यूमेरिकल्स में मुझे गिवन होगी। जो आइस है क्योंकि ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा इस हीट एक्सचेंज के दौरान, तो मुझे उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू भी पता है विच इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, और मुझे मास पता करना है कि इस इंटरेक्शन के दौरान, इस हीट एक्सचेंज के दौरान कितना अमाउंट ऑफ मास मेल्ट हो गया है आइस का। न्यूमेरिकल में समझने की ज़रूरत ये है कि जो आयरन पीस है उसे हमने सबसे पहले हीट किया, उसका मास मुझे पता है, और हीट करने के दौरान जो उसका टेम्परेचर है वो भी मुझे पता है। जब मैं इस आयरन पीस को एक आइस ब्लॉक के ऊपर रख देता हूँ तो जाहिर सी बात है कि बर्फ़ का टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा, और आयरन पीस अपना टेम्परेचर लूज करना शुरू कर देगा। अब क्योंकि आइस ब्लॉक मेल्ट हो रहा है, तो आइस ब्लॉक के मेल्ट होने की वजह से आयरन पीस का टेम्परेचर फाइनल T2 वही होगा जो कि आइस का है, एंड वो टेम्परेचर मुझे पता है विच इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि आइस का टेम्परेचर है। सबसे पहले मैं ये चीज़ कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हूँ कि जो आयरन पीस है उसने हीटिंग के दौरान कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है, यानी कि जब मैं आयरन पीस को तंदूर के अंदर मुसलसल गर्म कर रहा हूँ तो कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा। डेल्टा Q1 से मैंने उसे रिप्रेजेंट कर दिया, इट इक्वल्स M1C डेल्टा T। ये फॉर्मूला मैंने पीछे बताया था, डेल्टा Q इक्वल्स MC डेल्टा T। M1 2 kg, C इज अ कांस्टेंट, मुझे वैल्यू गिवन है, एंड डेल्टा T इक्वल्स T2 माइनस T1। बट इन दिस केस व्हेन आई use T2 minus T1, so 0 minus 650 it becomes negative. So avoiding negative sign I write here 650 minus 0. Delta T बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर है, और चेंज इन टेम्परेचर को हमने हमेशा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में पॉजिटिव लाना है किसी भी तरीके से, भले मैं T2 माइनस T1 करूं या T1 माइनस T2, डेल्टा T मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर. So in this case I write it as 650 minus 0. Putting the values in your calculator you will get this final answer and the units are joule. अब जो आइस ब्लॉक है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द आयरन पीस. सो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय आइस ब्लॉक क्या हो जाएगा, डेल्टा Q2 इक्वल्स M इंटू HF, बिकॉज आइस ब्लॉक की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू कांस्टेंट है और मुझे गिवन है न्यूमेरिकल में. M मास है वो मुझे नहीं पता, वो मैंने लिख दिया है M2. HF की वैल्यू मुझे गिवन है, सिंपली मैंने लिख दी है. अब मुझे M2 कैलकुलेट करना है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी. हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी is the heat of iron piece which is here, and heat gained by cold body is the amount of heat of iron piece which is this. So I write it here. M2 मुझे कैलकुलेट करना है. This goes here to divide, and after dividing I get the value of M2 1.93. This is the amount of heat which is dissolved. ये वो amount of heat है जो कि iron piece की डिसॉल्व हो जाएगी इस इंटरेक्शन में, क्योंकि आयरन पीस मास अपना हीट प्रोवाइड कर रहा है और जो आइस है वो हीट गेन कर रही है. इस दौरान जो अमाउंट ऑफ हीट इंटरेक्शन है, जो मास लॉस हो रहा है, आयरन मास लॉस हो रहा है आइस का, वो कितना है 1.93. ओके.